डिपेंडेंट्स को पहले दिन अपने साथ लेके जाने के लिए स्वीडन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और ये इस वक्त अवेलेबल है और ओपन है। स्वीडन जो है वो सिर्फ डिपेंडेंट्स को आपको साथ ले जाने की ऑप्शन नहीं दे रहा, बल्कि स्वीडन के अंदर आप जितनी देर चाहें, अगर आप 40 आवर्स पर वीक काम करना चाहें वो भी कर सकते हैं और आपका डिपेंडेंट जो है वो भी वहाँ पे काम कर सकता है। फिर जो स्वीडन है उसके अंदर आपकी जो फैमिली है उसका किसी किस्म का जो हेल्थ का चार्ज है वो बिल्कुल चार्ज नहीं किया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है बच्चों की एजुकेशन भी और हेल्थ भी। और स्वीडन आपको PSW भी देता है और आपको रूट भी देता है PR के लिए, आपको पासपोर्ट भी देता है आफ्टर सेटल टाइम। तो इन तमाम चीजों को आप अवेल कर सकते हैं, स्वीडन के इन तमाम चांस को आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप कॉस्ट जो है उसका ब्रेक डाउन सही तरीके से कर लें। कॉस्ट के ब्रेक डाउन में जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और हम पहले दिन ही पूछते हैं कि ये इसमें कितने पैसे लगेंगे, इसमें कितने पैसे लगेंगे, और ये दो चीजें हैं जिनका हम पूछते हैं। हम ये पूछते हैं कि इसकी फीस कितनी होगी और हम ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा 5 और फैक्टर हैं, यानी 7 फैक्टर्स को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो आपका स्वीडन जाना जो है वो 90% के करीब जो है श्योर हो सकता है। अब इसमें जो पहला फैक्टर है वो क्या है? पहला फैक्टर ये है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो सारे अटेस्टेड प्रोवाइड करने हैं। आपका SSC और HSSC आपके बोर्ड से वेरीफाई होगा, आपके IBC से अटेस्ट होगा और उसके बाद मोफा में जाएगा, मोफा से अटेस्ट होगा। आपकी जो डिग्रीज हैं, अगर आपने BS किया हुआ है वो, अगर आपने MPhil किया हुआ है वो, ये और इनकी ट्रांसक्रिप्ट HEC से अटेस्ट होंगी। HEC से अटेस्ट होने के बाद ये मोफा में जाएंगी, वहां से अटेस्ट होंगी। अपोस्टाइल की स्वीडन के लिए जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास लोग जो है वो अपोस्टाइल करा लेते हैं क्योंकि यूरोप के बाहर कंट्रीज जो हैं वो फैमिली रीयूनियन वीजा देते हैं और हमारे जो लोग हैं वो उसको अवेल करने के लिए वो सोच रहे होते हैं कि मैं ये प्रोसेस करा रहा हूँ तो साथ ये भी करा लूं। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और ये थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। जब आप अपोस्टाइल के लिए जाएंगे आपके 10-12 दिन ज्यादा लगे, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं तक रहें जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट। इसके बाद जो एक और फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट स्वीडन को अवेल करने के लिए, वो है आपका लैंग्वेज टेस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लैंग्वेज टेस्ट को एक टास्क समझते हैं, लोग उसकी कॉस्ट को टेबुलेट नहीं करते। उसकी जो कॉस्ट है 70,000 जो है वो तो टेस्ट की कॉस्ट है। फिर आपकी प्रेपरेशन की कॉस्ट है, अगर आपने ऑनलाइन की या कहीं जाके फिजिकली भी की ऑन कैंपस तो आपका 25-30,000 इस पे लगना है। आपके डेली कम्यूट के पैसे हैं, आप 1 लाख रुपया समझने के आपका इस काम पे लगना। आपने अटेस्टेशन करा ली, आपने टेस्ट कर लिया, अब आपने अप्लाई कर दिया। जिस वक्त आपने अप्लाई करना है तो वहाँ आपको एप्लीकेशन फीस चाहिए जो 900 करोने है। 900 करोने जो है वो पाक रुपीस के अंदर को तकरीबन 30,000-35,000 बनती है। आपने अप्लाई किया, 4 में से एक ऑप्शन आपको ग्रांट हो गई। आपको यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आप अपनी एडमिशन फीस जो है ना उसको पे करें। अब आपकी जो एडमिशन फी है वो एक सेमेस्टर की जानी है। जो एडमिशन फी है एक सेमेस्टर की वो रेंज करती है 18 लाख से 23 लाख, यानी 1.8 मिलियन से 2.3 मिलियन। लेकिन ये आपको 10-15-20% के करीब स्कॉलरशिप भी देते हैं। जिस वक्त आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाता है तो ये आपका जो फैक्टर है ये कम होके 1.6 मिलियन से 2 मिलियन के करीब आ सकता है, यानी 16 से 20 लाख रुपए के दरमियान। अब आपने ये मामला भी कर लिया, आपका एडमिशन भी सिक्योर हो गया, आपके बाकी मामला भी हो गए। अभी एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो क्या है? वो ये है कि आप वीजा के लिए जा रहे हैं। आप वीजा के लिए एम्बेसी गए, वीजा की जो फीस है एक एडल्ट के लिए 45,000 है और अगर आपके साथ कोई माइनर डिपेंडेंट है तो उसकी जो फीस है वो 23-25,000 है, यानी हाफ है। अब आपने वीजा फीस भी पे कर दी, आपने एप्लीकेशन भी कर दी, अब बायोमेट्रिक्स के लिए भी चले गए। यहाँ पे एक जो है ना ऐसी कॉस्ट आनी है जिसको आप बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे थे और वो कॉस्ट जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट एक एडल्ट के लिए जो पूरे टेन्योर के लिए 2 साल के लिए रिक्वायर्ड होती है वो तकरीबन 8 मिलियन या 80 लाख रुपए है। 5 लोग जो हैं वो फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो वो उसे 1 साल या 13 मंथ के लिए लेते हैं। तो 13 मंथ के लिए ये एक स्टूडेंट के लिए जो है वो 40 लाख है, 4 मिलियन के करीब। एक जो एडल्ट डिपेंडेंट है उसके लिए ये 1.8 मिलियन है, यानी 18 लाख रुपए, और एक जो माइनर है यानी जो बच्चा है उसके लिए ये 11 लाख रुपए। तो आप ये समझ लें कि आपको ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये अरेंज करनी है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये मनी टू शो है, ये मनी टू स्पेंड नहीं है, ये कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं है जैसे बाज़ यूरोपियन कंट्रीज में होता है। अब आपने इस प्रोसेस से आप गुजर गए, अल्लाह ने करम किया, आपको वीजा ग्रांट हो गया, अब आपने मूव करना है। तो मूव करते वक्त आपकी 2 तरह की कॉस्ट है। पहली कॉस्ट क्या है? पहली कॉस्ट ये है कि आपने टिकट बाय करने, जो आपके 1 वे टिकट होंगे वो तकरीबन को 2 लाख रुपए के करीब रहेगा। 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, ये
सीजन पे डिपेंड करता है कि उस वक्त क्या रेट चल रहा है। अब आप इसको 2 लाख के फैक्टर के साथ कैलकुलेट करें। अब आपको कैरी मनी भी चाहिए। कैरी मनी जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए 3000 की उसकी रिक्वायरमेंट है। 3000 यूरो आपने कैरी मनी के तौर पे साथ लेके जाने हैं। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, डिपेंडेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो आपको 5000 यूरो साथ लेके जाने हैं। और ये जो है ये आपका पहला 1 महीना जो है उसको गुजारने के लिए, पहले 2 महीने को गुजारने के लिए है, क्योंकि आपको जाते पर्सन उम्र जो है पर्सनल नंबर इशू नहीं होना। आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी मेडिकल की भी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई, या आपको फैमिली के और जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। बट क्या होगा कि जिस वक्त आपको पर्सनल उम्र या पर्सनल नंबर मिल जाएगा उसके बाद आपको ये कॉस्ट पे नहीं करनी। आपकी मेडिकल और बच्चों की जो तालीम है वो वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कह रहा था कि स्वीडन जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अब आपने वो पर्सनल मनी भी अरेंज कर ली, टिकट भी अरेंज कर लिया, वहाँ के वेदर के हिसाब से आपको शायद कुछ स्पेशल तरह का आउटफिट भी लेना पड़े। इसकी कॉस्ट भी ज़हन में रखिएगा। आप इसको पूरी फैमिली के लिए 1 लाख रुपया समझ लें कि 1 लाख रुपया आपका लग सकता है इसके अंदर। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। इस कॉस्ट ब्रेकडाउन के साथ आपको समझ तो आ गया होगा कि ये एक अच्छी और इकोनॉमिकल ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर यूरोपियन कंट्री, और यूके की निस्बत तो ये कोई 30-35% इकोनॉमिकल है।